ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इलेक्शन में उनको शामिल कर लिया गया है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो और आज बात करेंगे जेपीसी की, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की एक तस्वीर वो है जहां सभी सांसद एक हॉल में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पार्टी लाइन का कोई जिक्र नहीं दिखता है। वहीं एक दूसरी तस्वीर वो रही जब इसी जेपीसी की मीटिंग से निकले सांसद एक दूसरे पर भड़ास निकालते नजर आए। भड़ास इतनी ज़्यादा कि सांसदों ने गुस्से में बोतल तोड़कर हाथ से खून तक निकाल दिया था, ऐसा भी हुआ था। इन दो तस्वीरों को देखकर एक पुराना ख्याल कौन सकता है कि राजनीति करने की बात अलग है क्योंकि अंदर खाने सब एक हैं, लेकिन आज संसद भवन में एक तीसरी तस्वीर दिखाई दी जब जेपीसी में मौजूद सदस्यों ने यानी सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर इल्जाम लगाए। कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट से विपक्ष के विचारों को और उनकी आपत्तियों को डिलीट किया गया है। शुरू में तो सरकार बचाव के मोड में आई, लेकिन फिर कुछ ऐसे संकेत मिले कि लगा कि हाँ, कुछ तो ज़रूर हुआ है। तो आज के लल्लन टॉप शो में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर, जेपीसी की रिपोर्ट पर क्या बवाल हुआ और रिपोर्ट के अंदर असल में क्या लिखा गया था, क्या डिलीट किया गया था, और जानेंगे दिन की जरूरी सुर्खियां। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। ये वीडियो आए हैं उत्तर प्रदेश के दो नगरों से, वाराणसी और अयोध्या। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ अब इन नगरों की ओर आ चुकी है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर मयंक शुक्ला के इनपुट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर हनुमान मंदिर और पूरे अयोध्या शहर में जनसैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मंदिर से सटे दशाश्वमेध घाट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। लोग सबसे पहले गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, फिर दर्शन करने जा रहे हैं। घाट को खाली करने के लिए जल पुलिस कार्यालय से लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से घाट खाली करने के लिए अपील की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई, ऐसा भी खबरें बताती हैं। भक्तों को 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन मिल रहा है। यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए बहुत भीड़ है और बच्चों को लेके आए तो भीड़ में, हाँ, तो सुबह 6 बजे से यहाँ ही घूम रहे हैं हम लोग। हम अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहाँ भी हम सुबह से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन एक नंबर की व्यवस्था है। फुल भीड़ है, फुल मुश्किल हो जाएगी बंदे को, इंसान को। यहाँ पे 7 घंटे हमें हो गए यहाँ पे खड़े हुए। इतनी भीड़ स्टेशन पे होने के बाद भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जिससे कि दिक्कत हो तो रही है, पर इतनी नहीं हो रही है कि लोग दिक्कत का सामना करना पड़े। प्रशासन ने बयान जारी कर दर्शनार्थियों से भीड़ न बढ़ाने की अपील की है। इस अपडेट में इतना ही और अब चलते हैं बड़ी खबर पे। Brought to you by Bank of Maharashtra and ITEL. सबसे पहले बात आज संसद में क्या हुआ उस पर। हुआ जमकर हंगामा, जिसके आसार कार्यवाही शुरू होने के पहले ही दिखने लगे थे, जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की एक मीटिंग आहूत की। मीटिंग का एजेंडा क्या था ये साफ नहीं मालूम, लेकिन अंदाज लगे कि हो क्या सकता है, क्योंकि आज संसद में 2 कागज टेबल किए जाने थे। कागज नंबर 1 नया इनकम टैक्स बिल और कागज नंबर 2 बीते साल आए वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लिया कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट। आपको मालूम ही है कि
साल 2024 के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। यह बिल साल 1995 में बने वक्फ कानून में बदलाव प्रस्तावित करता है। बिल टेबल हुआ तो विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू किया। बवाल बढ़ता देख केंद्र सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजने की सिफारिश की। बिल जेपीसी में गया, कई राउंड की मीटिंग हुई, कई बार विपक्षी सांसदों ने अपनी असहमति जताई, कई पॉइंट्स पर वॉकआउट भी किया जेपीसी की मीटिंग से। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ भी जमकर बहस हुई और तब जाकर एक रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट में पक्ष और विपक्ष के सारे विचार शामिल करके संसद में पेश करना था, ऐसा तय हुआ। अब इसी जेपीसी की रिपोर्ट आज संसद में पेश हुई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने यह रिपोर्ट सामने रखी और हंगामा शुरू हो गया। सुनते हैं राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्होंने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष द्वारा जताई गई असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी अपनी जगह से खड़े हुए और जेपीसी पर ये इल्जाम लगाए। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। इन आरोपों पर बचाव करने आए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहा कि जेपीसी चेयरमैन से उन्होंने बात की है, कोई भी हिस्सा नहीं हटाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी विपक्ष पर हमला किया। कहा कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। जेपीसी रिपोर्ट पर बहस बढ़ चुकी थी। विपक्ष बार बार सभापति जगदीप धनखड़ से आग्रह कर रहा था कि इस रिपोर्ट को जंक कर दिया जाए, यानी खारिज कर दिया जाए, जबकि सत्ता पक्ष इस दावे पर टिका हुआ था कि कुछ भी डिलीट नहीं किया। और इस बीच वो मौका आया जब विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने का फैसला लिया, जिस पर सभापति ने ये कहा, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
ये तो राज्यसभा में हुई गतिविधियां थी। निचले सदन यानी लोकसभा में जेपीसी चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने खुद रिपोर्ट पटल पर रखी, लेकिन उसके पहले कुछ न कुछ घट चुका था। जैसे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि उन्होंने कुछ और विपक्षी सांसदों की उपस्थिति में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मीटिंग की है। स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि डिलीट किए गए हिस्से जोड़े जाएंगे। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रिडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वाज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि वक्फ बिल का विरोध समूचा विपक्ष करेगा। हम इस बिल का विरोध करते हैं, पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। लेकिन जब 2 बजे लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई तो हंगामा फिर से शुरू हो गया और ये दृश्य सामने आए। मनीष तिवारी जी, हंगामा हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, कहा कि विपक्ष की आपत्तियों को जोड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर नीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन विपक्ष की बातें डिलीट करने का मुद्दा उठा कैसे, इसके लिए पहले आपको वक्फ बिल के कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। इस बिल में पुराने वक्फ कानून में कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। जैसे एक्ट के सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम विशेषज्ञों को शामिल करने की बात है। साथ ही सरकारी अधिकारियों से वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट कराने की भी बात कही गई है। ऑडिट से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा सरकार का मानना है। अब तक वक्फ बोर्ड के सीईओ एक वरिष्ठ आईएएस होते थे जिनका मुस्लिम होना अनिवार्य था। अगला बदलाव कि जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। जस्टिस सच्चर कमेटी और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की पुरानी सिफारिशें कहती हैं कि राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। इसके पीछे भी सरकार का तर्क है ट्रांसपेरेंसी। अगला बदलाव कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता खुलेगा। सरकार एक और बड़ा बदलाव प्रपोज कर रही है कि अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि जमीन उसकी ही है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर रहता है। सरकार नए बिल में इसे बदलना चाह रही है, जबकि जो विपक्ष है वो कहता रहा है कि इन बदलावों को सामने लाने के पहले सरकार ने सभी स्टेक होल्डर से राय मशविरा नहीं किया और न ही धार्मिक संस्थाओं की धार्मिक आजादी के संवैधानिक हक का ख्याल रखा। अब जेपीसी बनी, बहस विवाद हुए और फिर 1 फरवरी को आया एक ट्वीट यानी एक्स पर पोस्ट। इसे लिखा था कांग्रेस राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने। सैयद नसीर हुसैन जेपीसी सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में 2 तस्वीरें डाली। उन्होंने कहा कि एक तस्वीर उनके असल डिसेंट नोट की है, जबकि दूसरी तस्वीर जेपीसी रिपोर्ट में शामिल उनके डिसेंट नोट की है, जिसमें से कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए हैं। यानी राज्यसभा सांसद कह रहे थे कि उन्होंने जो नोट लिखा था जेपीसी में, मूल रिपोर्ट में उसके कुछ हिस्से हटाए गए थे। अब आज ये रिपोर्ट टेबल हुई, जेपीसी की रिपोर्ट, तो वही बहस फिर से शुरू हुई और ये बयानबाजियां सामने आई। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना, वो बिल्कुल गलत है। पक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं। हम लोग का डिसेंट जो डिलीट कर दिया वो इलीगली हुआ है,
ये अच्छा नहीं कर रहा है भाई। तुम्हारा बोलना है तुम बोलो, हमारा जो बोलना है बोलो ना भाई। We have given the decent DISC in a decent manner, DCNT. I expect a decent behavior from the ministry. देखिए, विपक्ष लगातार बैठकों में उपस्थित भी रहता था, वहाँ भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बावजूद हमने 38 बैठकें की, 118 घंटे किया, और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। लेकिन बयानों से इतर जानते हैं कि जेपीसी की रिपोर्ट में कहा क्या गया है और इस पर विपक्ष ने क्या आपत्तियां जताई थी मीटिंग में, और इनके जवाब हमें मिलेंगे उन पत्रकारों से जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। आज जैसे ही राज्यसभा के अंदर इस रिपोर्ट को टेबल किया गया, उसके बाद विपक्षी दलों का ये आरोप था कि इस रिपोर्ट को जो टेबल किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें जो विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट थे उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। और ये असहमति पत्र वो है जो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो भी फैसले लिए गए हैं और जो भी सजेशन जो है वो दिए गए हैं, इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। और फिर जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता सदन है और नेता विपक्ष, दोनों ने एक दूसरे पे कड़े प्रहार किए। लेकिन उसके बाद लोकसभा के अंदर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने, जब जगदम्बिका पाल ने, जो जेपीसी के चेयरमैन है, उन्होंने रिपोर्ट को जब 2 बजे टेबल किया तो उन्होंने ये कहा कि जो विपक्ष की मांग है, अगर उसमें कोई असहमति पत्र यानी डिसेंट नोट तक नहीं लगाया गया तो उसको इसमें आपकी परमिशन से, यानी लोकसभा स्पीकर की परमिशन से जो है वो इसको जोड़ा जा सकता है। जो डिसेंट नोट है उस पे विपक्ष का कई चीजों को लेकर ड्राफ्ट रिपोर्ट पर असहमति है। उनका ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है उस पे जो जमीन एक्वायर करने की बात है, उसमें गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल करने पर जो प्रोविजन है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, उस पर उनकी असहमति है। और उसके अलावा कुछ ऐसे कानूनी पॉइंट और हैं जिस पे विपक्ष की आपत्तियां हैं। हमें पत्रकार मिले तो हमने एक बोनस सवाल भी पूछ लिया कि क्या सच में विपक्षी सांसदों की आपत्तियों को हटाया गया था। सुनिए उन्होंने क्या बताया। रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट के साथ साथ जब आप फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट करते हैं तो उसमें जो कमेटी के सुझाव हैं और कमेटी के कई सदस्य जो उन सुझाव से या उस ड्राफ्ट रिपोर्ट से सहमत नहीं होते हैं, वो अपने अपने डिसेंट नोट जो है वो देते हैं। उन डिसेंट नोट्स को जो है उस रिपोर्ट में नहीं रखा गया है। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि किसी भी रिपोर्ट में, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, सिलेक्ट कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसमें उन डिसेंट नोट को रखा जाता है कि इन सदस्यों ने इस रिपोर्ट के इस क्लॉज के ऊपर जो है असहमति दर्ज कराई। ये तो वक्फ की बात हो गई, लेकिन आज संसद की एक और गतिविधि की चर्चा रही है, वो है नया इनकम टैक्स बिल। इस बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में टेबल किया। सरकार का दावा है कि ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाएगा और इससे जुड़ी मुकदमेबाजी भी घटेगी। अगर आप इस बिल को विस्तार से जानना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारा आर्थिक मामलों का शो खर्चा पानी, उसका आज का एपिसोड। अब इस खबर में इतना ही। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर है। वो एलन मस्क से मिलने वाले हैं। क्यों मिलेंगे, कब मुलाकात होगी, इसके ब्यौरे आगे, लेकिन पहले रोजनामचा जान लीजिए। 2 दिन की अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले दिन अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। ये मीटिंग सीनेट की ओर से तुलसी की इस पद पर नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही हुई। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, उन्हें नई नियुक्ति के लिए बधाई। भारत अमेरिका मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जिसकी वे हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं। तुलसी गबार्ड कौन है, अब ये ब्रीफली जान लेते हैं। रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य तुलसी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी, उस वाली पार्टी डेमोक्रेटिक की सदस्य भी रह चुकी हैं। साल 2020 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बाइडेन की जीत के बाद उनका समर्थन किया था। फिर करीब 1 साल बाद ही उन्होंने अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ रुख अपनाना शुरू कर दिया था। गर्भपात, समलैंगिक संबंधों, उनके अधिकारों
और बॉर्डर सिक्योरिटी पर वो ऐसे स्टैंड लेती दिखाई देने लगी जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मशहूर रहे हैं। फिर साल 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दिया उन्होंने और साल 2024 में वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई। राजनीति के अलावा तुलसी गबार्ड आर्मी नेशनल गार्ड से भी जुड़ी रही हैं और इस दौरान वो इराक और कुवैत जैसे देशों में काम कर चुकी हैं। फिलहाल अब नई नियुक्ति के बाद तुलसी CIA और NSA समेत अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। हालांकि बता दें कि ये तुलसी और PM मोदी के बीच की पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले PM मोदी और तुलसी की सितंबर 2014 में एक मीटिंग हुई थी। तब उन्होंने PM मोदी को गिफ्ट में भगवत गीता दी थी। 2014 से पहले भी तुलसी नरेंद्र मोदी का समर्थन करती रही हैं। जब अमेरिकी सरकार ने साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, तो तुलसी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल रहीं जिन्होंने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। ये तो तुलसी गबार्ड के साथ मीटिंग के ब्यौरे हो गए, लेकिन PM मोदी का आगे का प्लान क्या है? PM मोदी भारतीय समय अनुसार शुक्रवार रात 2:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय प्रवासियों समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा PM मोदी टेस्ला, SpaceX और सोशल मीडिया X के मालिक और ट्रंप कैबिनेट में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी संभालने वाले एलन मस्क से भी मीटिंग करेंगे। द हिंदू में एक खबर है, वो बताती है कि इस मीटिंग में मस्क अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोग्राम स्टारलिंक की इंडिया लॉन्च पर भी PM मोदी से चर्चा करेंगे। खबरें ये भी कहती हैं कि टेस्ला की लॉन्चिंग पर भी बात हो सकती है, जो कई बार आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। मस्क की कंपनी के लिए ये एक बड़ा विषय है। अगर आप PM मोदी के दौरे को विस्तार से जानना चाहें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का हमारा रोजाना का शो दुनियादारी देख सकते हैं। आज का एपिसोड विस्तार से चर्चा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सुर्खी में बात इंडियाज गॉट लैटेंट के विवाद की। अपडेट्स हैं कि कॉमेडियन समय रैना के गुजरात में होने वाले आगामी शोज को विश्व हिंदू परिषद की कॉल पर कैंसिल कर दिया गया है। VHP ने कहा है कि अप्रैल में होने वाले शोज के टिकट की बिक्री भी तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोक दी गई है। गुजरात की धरा पे भी कहीं ना कहीं इस तरह के शो कर्णावती, वडोदरा, सूरत में होने वाले थे। उसका बुकिंग बुक माई शो पर चालू हुआ था, पर कहीं ना कहीं कल हमने जिस तरह से प्रयत्न किए बजरंग दल ने सारे के सारे शो कैंसिल किए गुजरात में। इसके अलावा एक अपडेट मुंबई से भी। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने समय रैना को पेश होने वास्ते एक और समन जारी किया है। हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया था कि समय रैना ने अपने वकील के जरिए मुंबई पुलिस से 1 महीने की मोहलत मांगी थी। कारण गिनाया था कि वो इस समय US दौरे पर हैं। इसके बाद समय रैना ने एक बयान जारी किया कि इंडियाज गॉट लैटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर रहा हूं, लेकिन मुंबई पुलिस ने जवाब में समय रैना को और वक्त देने से इनकार कर दिया। साथ ही आज जारी किया एक और समन। असम पुलिस भी चर्चा में रही। अब मुंबई से पुणे जाने का उनका प्लान सामने आया। वहीं समय रैना के पते पर समन देकर उन्हें 4 दिन के भीतर गुवाहाटी में पेश होने की बात है। समन में इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस केस में नामजद अन्य लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। इस क्रम में आज शो के पैनल में रह चुके रघुराम महाराष्ट्र साइबर पुलिस के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। खार पुलिस की जांच भी शुरू है। खबरें आई कि रणवीर इलाहाबादी ने खार पुलिस से निवेदन किया था कि उनका बयान उनके निवास पे रिकॉर्ड किया जाए, जिस पर पुलिस ने यह रिक्वेस्ट ठुकराते हुए कहा कि उन्हें खार पुलिस थाने में ही आना होगा। कहने वाले पुलिस के हवाले से यह भी कह सकते हैं कि बयान थाने में ही रिकॉर्ड होगा, घर पर नहीं। वो बयान है, पॉडकास्ट का कोई एपिसोड नहीं। खैर, सुनते हैं मुंबई में मौजूद पत्रकारों को जो शेयर कर रहे हैं ताजा अपडेट्स। शो के जितने भी एपिसोड्स हुए इंडिया गॉट लेटेंट, वो सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है महाराष्ट्र साइबर में। और उसमें एक शो में रघुराम भी गेस्ट बनकर आए थे, इसीलिए उनके पास भी समन्स गए थे और उन्हें समन किया गया है। उनकी पूछताछ चल रही है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। हार पुलिस की इंक्वायरी में आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा ने ये बताया है कि कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था शो। आपको नो बार्स हेल्ड, मतलब आप फ्रीली जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। लैंग्वेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये उस शो का मोटो था, ये उस शो की थीम थी और किसी को भी कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती। लोग इम्प्रॉम्प्टू जो बोलना चाहे वो बोलते हैं। अब रघुराम से भी इसी लाइंस पर क्वेश्चनिंग होगी
कि क्या उन्होंने बोला, कैसे बोला, क्या उन्हें स्क्रिप्ट करके दिया गया था। अगली सुर्खी संसद भवन से राज्यसभा के पदेन सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की कंट्रोवर्सी पर एक स्टैंड लिया है, एक बयान सामने रखा है। दरअसल कुछ विपक्षी सांसदों ने पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति से दरखास्त की थी कि जस्टिस शेखर यादव पर कार्रवाई करें। इसके बाद उन्होंने आज बयान दिया और कहा कि राज्यसभा के महासचिव सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस बाबत संपर्क करें। सुनिए उनका पूरा बयान। Honorable members, I am seized of an undated notice for motion received on 13 December 2024 bearing 55 purported signatures of the members of the Rajya Sabha seeking removal from office of Justice Shekhar Yadav of Allahabad High Court under Article 124(4) of the Constitution. The jurisdiction for the stated subject matter constitutionally lies in exclusivity with the Chairman Rajya Sabha and in an eventuality with the Parliament and Honorable President. Taking note of public domain information and inputs available, it is expedient that the Secretary General Rajya Sabha shares this for information with the Secretary General Supreme Court of India. दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। 13 फरवरी की शाम को केंद्र सरकार का ये फैसला सामने आया है। नोटिफिकेशन भी आ गया है जिसकी तस्वीर इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच मई 2023 से जो हिंसा मणिपुर में जारी थी, पूरे राज्य में ये हिंसा फैल चुकी थी। इसके करीब 1.5 साल बाद अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। इसके पहले का जो हालिया डेवलपमेंट है, आप जानते ही हैं कि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा मणिपुर में, और अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन को लेकर 2 मुख्य बातें हैं, आपको बारी बारी से बताते हैं। पहली प्रमुख बात जो इसमें है वो है संविधान का अनुच्छेद 174(1). इसके अनुसार राज्य विधानसभाओं को अपनी अंतिम बैठक के 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य होता है। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को बुलाया गया था, लेकिन बीते दिन यानी बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा खत्म हो गई है। इस नाते ये अनुच्छेद अब महत्वपूर्ण हो गया है, अब राष्ट्रपति शासन भी लग गया है। इस बीच एक खास बात यह भी है कि बीते दिनों जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या कोई नया मुख्यमंत्री फेस मणिपुर में देखने को मिलेगा। कयास इसलिए भी लग रहे थे क्योंकि मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संबित पात्रा ने ताबड़तोड़ तमाम बैठकें की थी। बैठकों के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या ये बैठक नया मुख्यमंत्री चुनने की दिशा में एक कदम है। इट इज सस्पेंडेड एनिमेशन, गृह भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है। सर इसमें सर मणिपुर के जो निवासी हैं उनके हमने आपको कहा था कि 2 खास बातें इस राष्ट्रपति शासन के बारे में सामने आ रही हैं। अब दूसरी बात पर चर्चा। दूसरी खास बात कि इस फैसले को यानी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को अब संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पास कराना होगा। संसद का ये जो सत्र चल रहा था, बजट सत्र, वो आज यानी 13 तारीख को फिलहाल समाप्त हो गया है। इसका दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा। 10 मार्च को जब दूसरा चरण शुरू होगा तो आपको मणिपुर के इन घटनाक्रमों को लेकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है, और ये भी महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के लिए कि वो 2/3 बहुमत के साथ इस फैसले पर दोनों सदनों से मोहर लगवाए। इस बीच जो कुकी समुदाय है वहाँ पर ITLF उन्होंने लगातार मांग की है कि हमको अलग प्रशासन दिया जाए, क्योंकि हमारी लगातार हिंसा में तमाम हमारे समुदाय का नुकसान हुआ है, जो हिंसा मैतेई समुदाय के साथ हुई थी। इन सारी मांग के बीच अगले जो घटनाक्रम होंगे उनके कयासों के बीच ये बड़ी घटना है कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन। आज के ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा घी है घी बोले बेटा है पर इतना गाढ़ा कहाँ घी। जब तक छक्का चौका 1-2 न मार ले। अच्छा, छक्का चौका शर्त था वो इसी मारने के लिए, 1-2 रन हम लेते ही नहीं थे। दौड़ करके क्यों अपना फेफड़ा फूके। उदित नारायण की यार
आप जानते हो ना, मंच पे जितने भी कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट होते कोई गाता नहीं है। हाँ, वो सिर्फ लिपसिंग करते हो। वही तो कर रहा था।